नोट्स आपको गूगल क्लासरूम में भेजा हुआ है? यस सर। हाँ, टेस्ट भी लेना Yes, है, sir. जल्दी आपका टेस्ट भी लेना है हमको, तो आप प्रिपेयर रहिए। यूनिट 5 यूनिट 5 का तो मैं कभी भी ले लूँगा, बोल चुका हूँ, बता कर नहीं लूँगा, सरप्राइज टेस्ट आएगा, देखा जाएगा ना कितना तैयार करके बैठे हो। चलिए, आज हम पढ़ते हैं बाबू ईएमएफ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन बाबू? हेलो, EMF equation. EMF इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है ये डायरेक्ट डेरिवेशन पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा। ये यूनिट से डायरेक्ट डेरिवेशन बोला जाएगा, ड्राइव करिए। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग ईएमएफ इक्वेशन में। अब हम लोगों ने एक ट्रांसफार्मर माना, एक हमने ट्रांसफार्मर रफली ट्रांसफार्मर माना गया। अब इस ट्रांसफार्मर पर एक वाइंडिंग लपटा गया, 2 वाइंडिंग। कितना वाइंडिंग बाबू? 2 वाइंडिंग। ये ट्रांसफार्मर का कोर हो गया, बताया था ना लास्ट टाइम। आज यस इसको सर। डिस्कस नहीं कर। अब इसमें हमने वाइंडिंग लपेट दिया। देखिए ये वाइंडिंग अपना हो गया, ये वाइंडिंग हो गया, जिसका नंबर ऑफ टर्न क्या बोल दे बाबू? N1। क्या बोल दे? N1। N1। चलिए मैं इसको अलग से बताता हूँ, नोट्स बनाने दो। देखिए अब आपको यूनिट 4 का यूज करेंगे मैं इसमें। यूनिट 4 अगर सही से पढ़ा है तो याद रखिएगा, वो यूज होगा, टोटली यूज करूँगा मैं इसको। देखिए ये अपना मैग्नेटिक कोर हो गया। कौन सा कोर? कोर या मैग्नेटिक कोर। और इस पर हम लोगों ने वाइंडिंग लपेट दिया। क्या किया बाबू? क्या किया? वाइंडिंग अरे कर दिया, वाउंड कर दिया। और इस वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न कितना मान लिया बाबू? N1। N1। इसी तरह देखो 1/4 प्राइमरी के लिए लिख जाता है, 2/4 सेकेंडरी के लिए लिया जाता है। किसके लिए बाबू? हाँ, सेकेंडरी। जब भी 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो प्राइमरी समझिएगा, और 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो सेकेंडरी समझिएगा। मैंने यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी मान लिया है। देखिए ध्यान से, अगर हम इसको सोर्स देंगे, कौन सा सोर्स? एसी सोर्स। कौन सा सोर्स बाबू? एसी सोर्स। AC सोर्स। एसी सोर्स हमने दे दिया इसको। अब एसी सोर्स दे दिया इसको, तो इसमें करंट जाएगा, जाएगा ना बाबू? Yes, हाँ या sir. ना? जी सर। तो करंट ऐसा नहीं जाएगा। अब इस करंट की वजह से इसमें फ्लक्स क्रिएट होगा। उस फ्लक्स का डायरेक्शन किधर रहेगा? इधर, अपर। अब ये फ्लक्स यहाँ से चलेगा और इस पाथ से होते हुए, इस योग से होते हुए इससे मैच करेगा, इससे। अब इससे वजह से इसमें 2 तरह का इंड्यूस होगा। कितना इंड्यूस होगा बाबू? 2। तो पहला इंड्यूस यहीं पे हो जाएगा E1। E1 इज द इंड्यूस प्राइमरी वाइंडिंग एंड दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस EMF, आया ना? और दूसरा EMF होगा इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंड्यूस EMF। कौन सा इंड्यूस बाबू? Mutual induce. अब देखिए, अब हम लोग को यही निकालना है E1 और E2। तो देखिए, जब हम करंट देंगे तो इसमें करंट जाएगा, वोल्टेज सोर्स दिया तो करंट जाएगा। बोलो, तो मैंने बोला कि लेट VT इक्वल टू VM sin ओमेगा t दे दिया। बोलो वो, Yes, sir. हमने इनपुट दे दिया VT इक्वल टू VM sin ओमेगा t। तो अपना IT क्या आएगा वो? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अपना IT भी तो साइनसोइडल आएगा। IT इक्वल टू क्या लिखते हो? I am sign of. IT इक्वल लिखोगे वो VT अपन इसका इम्पीडेंस लिखोगे नहीं। अगर मैं इसका इम्पीडेंस बोल दूं Z, तो Z1 लिखोगे। बोलो बाबू, इम्पीडेंस बोलोगे ना, VT/Z1, VT/R बोलते हो कि नहीं? यस सर। आई इक्वल टू VT। तब मैं यहाँ पे इम्पीडेंस बोलता हूँ, क्योंकि ये कॉइल है, इसमें इंडक्टेंस भी होगा, रेसिस्टेंस भी होगा। तो आप यहाँ VT का वैल्यू रखोगे तो VM sin ओमेगा t, और बाबू क्या मिलेगा अपना मिल जाएगा यहाँ पे Z1। अब VM/Z1 को हम क्या बोलेंगे बाबू? IM। क्या बोलेंगे? IM। क्योंकि मैक्सिमम करंट हो गया ना, मैक्सिमम वोल्टेज है तो मैक्सिमम करंट होगा। बोलो, जी सर। ये हो गया IM sin ओमेगा t। यानी हमने देखा, हमने साइनोसोडल वोल्टेज दिया तो हम लोग को करंट क्या मिला? साइनोसोडल जी मिला सर। कि नहीं मिला? बोलो हाँ या ना। यस सर। अब आपको हमने फ्लक्स पढ़ाया था, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है बाबू? फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? फ्लक्स इक्वल टू क्या पढ़ा था हम लोगों ने? बोलो बाबू। MF/R। गुड, MF बाई रिलक्टेंस RL। क्या बाबू?
एम एफ बाई रिलक्टेंस। रिलक्टेंस। अब ध्यान सुनिए, और एम एफ क्या बताया था वो? नंबर ऑफ टर्न। तो नंबर ऑफ टर्न यहाँ N1 है, आई इंटू यहाँ पे एन आई 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 हाँ N1 इंटू आई टी, अब बाई स्पार्क का रिलक्टेंस आर है। तो आपको पता है कि आई टी का वैल्यू भी निकाला था हम लोगों ने, क्या निकाला था वो? I am sin omega पुट कर दीजिए आई एम I am sin omega t. हाँ, इसको इसे रखते हैं और रिलक्टेंस की यहाँ साइन ओमेगा टी। तो आपने क्या गौर किया बाबू? आपने गौर फरमाया कि ये N1 इंटू आई एम, अब मैक्सिमम करंट है तो ये मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा। ये सर। Yes, sir. इसको क्या लिख देंगे? Yes, sir. फाइव टी। तो क्या लिखेंगे बाबू? फाइव टी इक्वल टू क्या I बोल रहे am इसको? फाइव एम। I am तो आपने यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हमने एसी सोर्स दिया तो हम लोग का फ्लक्स भी क्या आया? साइनसोइडल आया कि नहीं? टाइम वेरिंग। साइनोसॉइडल। फ्लक्स कैसा आया बाबू? फ्लक्स टाइम वेरिंग आया कि नहीं आया? बोलिए, yes sir ये आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आई? Yes, sir. अब हम जानते हैं कि बाय यूजिंग फैराडे लॉ, कौन सा यूज करके भाई हो? फैराडेज लॉ। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे लॉ, फैराडे लॉ ऑफ, हेलो, Yes, sir. yes sir फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बाबू, आया ना? और Yes, कितना sir. कितना लिखते हो बाबू? Yes, sir. कितना लिखते हो? d5 by dt. E1 is equal to minus N1 d5 by dt. and d डी phi फाई by, बाई डी टी। लिखते हो कि नहीं? ये प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस हो पाएगा नहीं? Yes, sir. इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी वाइंडिंग, कौन सा बाबू? Primary winding. इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी वाइंडिंग, कौन सा वाइंडिंग बाबू? Primary winding. पीडब्ल्यू लिख दिया मैंने। अब देखो, अब फाई के वैल्यू इक्वेशन 3 से पुट करो, क्या हुआ बोलो? इक्वेशन 3 से फाई का वैल्यू पुट करो, देखो तो क्या लिखोगे? और ये कौन सा लॉ बताता है बाबू? ये लेंज लॉ भी हो गया कि नहीं? yes sir जी Yes. सर। हाँ, ऊपर मेंशन कर सकते थे आप लेंज लॉ भी। क्या मेंशन कर सकते हैं बाबू? लेंज लॉ। चूंकि माइनस साइन लगा दिया, चूंकि स्टैटिक इंड्यूस होगा ना, कंडक्टर मूविंग करता नहीं है, तो माइनस N1 इंटू डी बाई डी टी, क्या वो? यहाँ पे क्या लिखोगे फाई का वैल्यू? I am sin omega t. फाई एम साइन ओमेगा टी। फाई एम साइन ओमेगा टी। तो फाई एम को बाहर कर लिया जाए, तो टी का तो फंक्शन है ही नहीं, yes कर लिया जाए ना? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। E1 is equal to माइनस N1 और इंटू फाई एम। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू? Cos omega t. minus omega t. कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। yes यस सर। Yes, sir. ओमेगा को बाहर कर दिया तो देखो यहाँ क्या आएगा? माइनस N1 फाई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बोलो ये एग्री कर रहे हो? मतलब इतना समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. क्या सुन? अब E1 इज इक्वल टू बाबू, इस माइनस को उसके साथ भेज दो, N1 फाई एम ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी। तो माइनस कॉस ओमेगा टी कितना बाबू? अब माइनस कॉस ओमेगा टी को साइन के टर्म में क्या लिखोगे? बोलो, लिखवाया था कहीं, याद है? Sin omega t minus 90. sin omega t minus बहुत बढ़िया, साइन ओमेगा टी माइनस 90। यानी अब ध्यान से देखो तो ये भी इंड्यूस साइनसोइडल आया कि नहीं? Yes, sir. विद फेज डिफरेंस 90 डिग्री। yes sir तो यानी अगर मैं इसको बाहर
सर आवाज नहीं आ रहा है। यस सर, फ्रीज हो गया है वीडियो। आएगा, वेट करो। सर का नेट स्लो। कहाँ चले गए सर? हाँ जी, हेलो। Yes, sir. हाँ जी, यस तो सर। देखिए अब E1 इक्वल टू मैं अगर बोल दूँ कि EM साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस 90, बोल सकते हैं क्या बाबू? क्योंकि इक्वेशन में यही होता है बोल ना, ये सकते हैं। EM ही लिखते हैं। Yes, sir. Yes. और इक्वल टू मैं यहाँ पे वो भी लिखता हूँ जो प्रीवियस इसका वैल्यू आया उसको लिखता हूँ N1 फाइव एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 90। बोलो हाँ या ना? अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो EM की वैल्यू कितनी आएगी? N1 5M. हियर 5m omega. E1 इक्वल टू कितना आएगा बाबू? N1 5m. 5m into ओमेगा आएगा या नहीं आएगा? अब बताओ Yes, इसका sir. RMS ये EM हो जाएगा, नॉट E1। EM. हाँ E1 1m। अब इसका RMS वैल्यू कोई बता सकता है हमको? ये तो मैक्सिमम वैल्यू हुआ ना यस सर, जी। बोलो बाबू से डिवाइड 2 कितना करते हैं ये बाबू? मैं √2 गुड, बहुत बढ़िया बात है। तो RMS वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF क्या बाबू? इंड्यूस RMS वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF इन प्राइमरी वाइंडिंग। कौन सा वाइंडिंग बाबू? प्राइमरी बॉन्डिंग। प्राइमरी वाइंडिंग। जब प्राइमरी वाइंडिंग यानी PW इसको लिख देते हैं, कौन सा पकड़ पे आ जाएगा? PW। अब देखो तो इसका RMS वैल्यू कितना आ जाएगा इंड्यूस E1 इक्वल टू EM बाई √2 आएगा नहीं बालक? बोलो हाँ या ना? जी सर आएगा। अब Yes, EM sir. की वैल्यू ऊपर देख लो क्या है, पुट करो। EM की वैल्यू क्या है बाबू? N1 ओमेगा N1 5 5m. और ओमेगा क्या लिख सकते हो? ओमेगा का क्या लिख सकते हो? 2πf लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना? जी सर, Yes, sir. जी Yes. सर लिख सकते हैं। अब बाय √2 जब इसको काट छाट करोगे तो कितना आ जाएगा बाबू? √4.44 2 ऊपर चला जाएगा सर। √2 पाई √5 f 5m N1 N1 और √2 इंटू पाई होता है बाबू 4.44। कितना होता है बाबू? 4.44। 4.44। यही आपका इंड्यूस EMF आता है और यही आपका EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर है। कौन है बाबू? यही इक्वेशन EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर है। जब आपसे पूछेगा तो हम यही ड्राइव करेंगे। ये बात समझ में आया या नहीं आया? बोलो। आ जी गया सर आ गया Yes. सर। अब जब पूछेगा तो हम 1 1 नहीं लिखेंगे, जनरलाइज करके लिख देंगे। अब N1 लिखे हो तो इसका मतलब ये कौन है? ये प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस EMF है ना? बोलो। Yes, sir. तो जी देखो सर। इसका मतलब है कि प्राइमरी वाइंडिंग में EMF किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न पे। अब जितना नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे, नंबर ऑफ टर्न जितना बढ़ाओगे EMF क्या होगी? बढ़ जाएगा. बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? हाँ या ना? बढ़ेगा। Yes, ये sir. बात समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से, तो सिमिलरली मैं सिमिलरली कर देता हूँ क्योंकि अब इतना कहानी क्यों करना है। सिमिलरली इंड्यूस EMF कौन सी है बाबू? इंड्यूस EMF इन सेकेंडरी वाइंडिंग। कौन सा वाइंडिंग? सेकेंडरी Secondary. वाइंडिंग। अब N1 की जगह क्या खाली कर देंगे? N2। N. बस अपना काम खत्म। क्यों? का फ्लक्स तो सेम है। जी फ्लक्स सेम है सर। ना Yes, जी। sir. और Yes, सप्लाई sir. फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। सप्लाई फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता तो इसको क्या लिखेंगे? E2 इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर बोल लेते हैं थर्ड बोल दिया था शायद, इसको 4 बोल देते हैं। थर्ड बोल दिया था।
अब इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बालक? इक्वेशन 4। 4। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? 4 बोल दिया, हाँ या ना? तो सिमिलरली इंड्यूस ईएमएफ अगर देखा जाए सेकेंडरी वाइंडिंग में तो कितना लिखोगे बाबू? E2 इक्वल टू 4.44 फ्रीक्वेंसी 5M इंटू N2। बोल बालक। जी सर। यस सर। यस चलो। यस Yes, सर। sir. इसका यूनिट क्या लिखेंगे बाबू? वोल्ट। 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 और इसको भी वोल्ट। अब इसको भी बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोलते हैं? इक्वेशन 5। ये तक समझ में आप लोग को आया? ये बताओ। जी सर। ये पूरी Yes, की sir, पूरी आगे। कहानी यहाँ पे क्या देखो, ये थोड़ा सा मेकअप पॉलिश किया गया है। हम लोग थोड़ा सा लिखोगे तो थोड़ा एग्जामिनर को दिखाओगे कि नहीं? बोलो तो क्या लिखा गया है, पढ़ देते हैं। देखिए, लेट द सप्लाई वोल्टेज V1 इज इक्वल टू VM sin ओमेगा t। माना आपने is given input to the primary winding of transformer which is known as primary winding. This voltage produce a alternating current in primary winding and hence it produce an alternating flux। ये बात समझ में आया? आपने जब AC वोल्टेज दिया तो AC करंट प्रोड्यूस हुआ, AC करंट प्रोड्यूस हुआ तो AC फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। एक बात समझ में आई? Yes, यस sir. सर। क्योंकि ये हाँ इक्वेशन 1 2 3 इसी को बता रहा है ना। हमने AC दिया था तो AC मिला कि नहीं? बोलो हाँ या ना? जी किसी को सर। स्क्रीनशॉट चाहिए? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है? यस सर। यस सर। लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे 2-4 काम और करेंगे। लेना तो लीजिए, इससे नोट में है, नहीं फिर भी लेना चाहते तो ले लो, तो जो समझ में आता है वो बेटर होता है। ठीक है, तो निकालनी है तो निकाल लीजिए। इसको सर पार्ट में थोड़ा सा करना पड़ेगा। नीचे कीजिए। निकाल लिया? ये बता पहला पार्ट। हाँ सर, पहला यस सर, निकल निकाल। चलिए, अगर ये निकाले तो इस पार्ट को निकाल लीजिए। निकाल लीजिए। यस सर, हो गया। हो गया। अब देखिए, नीचे की अब नीचे कीजिए अब सर। यहाँ से कर तो दिया, अब नीचे कुछ नहीं है बाबू, यही तो लास्ट है। हो गया सर। अब देखिए, अब एक यहाँ से थोड़ा फेजर बनाते हैं। फेजर किसके बीच में बाबू? फ्लक्स और इंड्यूस में। देखिए, अब फ्लक्स क्या है? 5M sin ओमेगा t का है ना? बोलो Yes, बोलो sir. बच्चा। तो फ्लक्स जी को मैं सर। यहीं पे भेज देता हूँ। ध्यान सुनो, ये हो गया अपना फ्लक्स। क्या हो गया बाबू? फ्लक्स। क्या हो गया? फ्लक्स। और फ्लक्स से ठीक अब जो इंड्यूस वोल्टेज हुआ था उसका एंगल देखिए। जो इंड्यूस -90। वोल्टेज हुआ -90। -90 कहाँ जाता है? कहाँ जाता है -90? डाउनवर्ड आएगा। डाउनवर्ड। आपसे कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि इनके बीच का एंगल E1 हो या E2 हो। तो यहाँ से E1 लिखता हूँ और क्या लिखता हूँ बाबू? E2 लिखता हूँ। दोनों तो यही रह जाएंगे। और फ्लक्स के बीच का एंगल कितना? 90। तो दो चीज हुआ। ये भैया अपने वर्किंग फ्लक्स से कितना डिग्री पीछे होता है? 90 डिग्री 90। लैग 90। और हाँ, लेकिन E1 एंड E2 इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी वाइंडिंग और इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग दे आर लाइन सेम फेज। क्यों बाबू? आया ना? फ्लक्स सेम है, यस सर। ये दोनों को दोनों सेम फेज माना जाएगा नहीं रह जाएगा? ये कोई जी यही सर, क्वेश्चन बार बार रहेगा। पूछता है। माना जाएगा E1 sir. और E2 कौन? एंगल बिटवीन E1 और E2 कितना होगा बाबू? 0 degree. 0 डिग्री। 0 डिग्री। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछता रहता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, आ आगे। गया. लेकिन अगर ये बोल दे कि E1 और सप्लाई वोल्टेज के बीच का एंगल कितना? E1 एंड सप्लाई वोल्टेज के बीच का एंगल कितना बेटा? 90 वो भी 0 नहीं बाबू, डिग्री। ना 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 0। ना, आपको बहुत पहले बताया था। लेंज ने क्या बोला था कि अपने अपोजिट लेंज ने क्या 180। बोला? 180 सर। 180। लेंज लो याद रखिए, लेंज ने क्या बोला था कि अपने कॉस को क्या करेगा? अपोज करेगा। अपोज अपोज करेगा। करेगा। तो सप्लाई वोल्टेज और E1 या E2 के बीच का एंगल पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 180। बट E1 E2 के अगर सर यहाँ सप्लाई वोल्टेज बनाना होता तो सर ये सप्लाई वोल्टेज कहाँ जाता बाबू? सीधा यहाँ अपवर्ड। जाता। Upward. ये बात समझ में आया? यस सर, आगे। ये सीधा यस यहाँ पे सर। जाता। ठीक है ना? तो ये बस इतना याद रखना है कि जो सप्लाई वोल्टेज होता है उसके बीच के एंगल ही होता है 180 डिग्री। क्लियर? अब ये कैसे होता है इसकी डिटेल अभी नहीं जाननी। ओके, अब ये जो थ्योरी लिखा है यहाँ पे, ये पूरा समझ में आया आपको? ये पूरा का पूरा बायोडाटा लिखा है।
ये पूरा का पूरा ये लिख दिया मैंने, देखो यहाँ ध्यान से, ये पूरा का पूरा लिख दिया। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आ गया? ये फेजर डायग्राम समझ में आया? यस सर सर। आगे। आ गया सर। तो देखिए अब ध्यान से, तो यहाँ लिखा है द इंड्यूस शेफ लेग्स बिहाइंड द फ्लक्स बाय 90 डिग्री। यस नो? बोलो। यस सर। अब देखिए प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो ईएमएफ आया था वहाँ पर चलते हैं, क्योंकि ये लाना है हमको अब ये लाना है, ला के, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है बाबू? ट्रांसफार्मर रेशियो। क्या पढ़ना है बाबू? ट्रांसफार्मर अब ट्रांसफार्मर रेशियो पढ़ना है तो ट्रांसफार्मर रेशियो पढ़ लेते हैं बाबू। क्या होता है ट्रांसफार्मर रेशियो? देखिए हेडिंग यहाँ दिया हुआ है ट्रांसफार्मर रेशियो का। तो ट्रांसफार्मर रेशियो जो हम बोलते हैं डिफिनेशन में, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग टर्न और सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न टू प्राइमरी वाइंडिंग टर्न। जितना प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न होता है उसका रेशियो वो डिवाइड बाई N1, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग का रेशियो कर दोगे तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। क्या बोलते हैं बाबू? ट्रांसफार्मर। अब कैसे आता है देखिए, अब आपको मैं ये पूरा ड्राइव करता हूँ। देखिए हम लोग E1 लिखे थे, E1 इसको क्या लिखा था बाबू? बोलिए। 4.44 F5M F5M। ये जो N1 5M, ये N1 5M क्या डिनोट करता है बाबू? मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम हाँ, फ्लक्स, मैक्सिमम या पीक वैल्यू। क्या बाबू? पीक पीक वैल्यू। वैल्यू ऑफ फ्लक्स। E1 by N1। चलो E1 इस ऐसा रहने दो, हटाओ, ऐसा ही रहने दो। E1 का वैल्यू आपने लिख दिया, बोलो। और जी। E2 का वैल्यू कितना आया था बाबू? सेम, बस सिर्फ N2 हो जाएगा सर। हाँ, बस चूंकि N2। तो फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ नहीं, अब फ्लक्स चेंज होगा नहीं, क्योंकि सीरीज फ्लक्स है तो फ्लक्स वही रह जाएगा। सर्किट सीरीज है, मैग्नेटिक सीरीज सर्किट है तो फ्लक्स भी वही रह जाएगा, चेंज होगा नहीं। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो E2 by E1 क्या हो? अब इन दो में से 1 को डिवाइड कर दीजिए। 2 को 1 से डिवाइड करेगा तो E2 by E1 इक्वल टू कितना मिलेगा बाबू? N2 by N1। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर रेशियो। क्या बोलते हैं बाबू? अभी बोला था ना। ट्रांसफार्मर रेशियो। और इसको डिनोट करते हैं K से। किससे बाबू? केस हाँ, सर अब ऊपर इसे सेकेंडरी का वोल्टेज रहता है। जी। अब देखिए अगर ये K का वैल्यू 1 है, ग्रेटर देन 1, क्या हो? ग्रेटर देन 1। इसके मतलब है कि N2 का वैल्यू क्या होगा? N1 से ज्यादा होगा। आज जब N2 का वैल्यू N1 से ज्यादा होगा तो E2 का वैल्यू क्या होगा? E1 से ज्यादा ही ज्यादा होगा। होगा। इसका मतलब है कि ये ट्रांसफार्मर कैसा बिहेव करेगा? कैसा बिहेव करेगा? स्टेप अप, मैंने वोल्टेज, लो वोल्टेज को क्या रहेगा? हाई वोल्टेज लो में को कन्वर्ट हाई करेगा। करेगा। देखिए ये बात यहाँ लिखा हुआ है, स्टेप समझ अप। में आया? यस सर। दूसरा चीज देखिए, अगर K का वैल्यू लेस देन 1 रहा तो स्टेप डाउन। N2 लेस देन N1 हो जाएगा वो, तभी ना होगा। यस और सर। तब E2 क्या होगा? E1 से छोटा होगा कि नहीं? यस छोटा होगा। यस सर। तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा बाबू? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन। ये समझ में आ रहा है? ये स्टेप अप, ये स्टेप डाउन। डाउन। ये बात समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। यस। अगर K का वैल्यू 1 रहा, क्या रहा बाबू? आइडियल। तो इसको 1। बोलते हैं N2 इक्वल टू N1। क्या बोलते हैं बाबू? N2 is और ऐसे ट्रांसफार्मर में E2 और E1 का वैल्यू क्या होता है? इक्वल होता है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को बोलते हैं आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं बाबू? isolating transformer। क्योंकि आपको पता है कि प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे से आइसोलेट रहता है, पता है ना? जी सर। ये दोनों वाइंडिंग को क्या कर देगा? ये मतलब दोनों शरीर को क्या करेगा? आइसोलेट करेगा। क्या करेगा बाबू? आइसोलेट। आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? तो इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज कभी कभी कई इंडस्ट्री में करते हैं, जैसे जहाँ जहाँ हमें जरूरत पड़ती है। होता क्या है कि कुछ दूर तक हमें मान लो 100 मीटर तक कॉपर केबल की रिक्वायर है। क्या बाबू? कॉपर केबल का रिक्वायर। कॉपर केबल। हम क्या करते हैं, कॉपर के जगह पे एल्युमिनियम बिछा देते हैं। आज जब एंड पे पहुंचते हैं तो सेकेंडरी साइड हम लोग कॉपर लगा के अपने मशीन पर लगा देते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि उतने दूर के एल्युमिनियम केबल कॉपर से सस्ता आता है, तो हम उससे बच जाते हैं। आई बात समझ में? तो थोड़ा कॉस्ट सेविंग हो जाती है। प्लस सम टाइम जैसे हम चाहते हैं कि प्राइमरी में कोई भी डिस्टर्बेंस आए तो सेकेंडरी में ना आए, तो हमें ट्रांसफार्मर यूज़ कर लेते हैं।
कि अगर प्राइमरी में कोई फॉल्ट, देखिए सीएनसी मशीन वगैरह है ना, सीएनसी मशीन, कौन सा मशीन है वो, नाम सुने हो सीएनसी मशीन? नहीं नो सर। सर। अच्छा, सीएनसी मशीन नाम नहीं सुने तो मैं बताता हूँ, मैकेनिकल वाले लोग पढ़ते हैं, आप अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ, कभी आप लोग फुर्सत मिले तो गूगल करिएगा, मिल जाएगा। सीएनसी मशीन से बहुत फाइन वर्क, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन बोलते हैं। इससे जितने भी आप जैसे बुशिंग वगैरह देखते हो, जो लोहा का छोटा छोटा बुशिंग रहता है, अंदर बहुत बड़ा होल होता है, एकदम क्लीन होल होता है, जी बुशिंग सर। वगैरह, तो वो सब बुशिंग वगैरह उससे बनते हैं। हाँ, उससे बुशिंग वगैरह बनते हैं, प्लेन के पार्ट बनते हैं, एरोप्लेन वगैरह है ना, बड़े बड़े जहाज का पार्ट बनते हैं उस मशीन से। आपने कभी गैसकिट देखे हो, गैसकिट इंजन का? नो सर। नो सर। अच्छा अच्छा, आपने बाइक का कभी पिस्टन देखे हो खुलते हुए? जी सर। तो उस बाइक जो पिस्टन जिसको Yes, sir. कवर करेगा, या उस कवर में देखे हो ना, डिफरेंट डिफरेंट होल होता है, हाँ सर। Yes, sir. अगर वो सब डिफरेंट डिफरेंट होल सीएनसी मशीन से काटा जाता है, और सीएनसी मशीन सेकेंडों में काट देता है। अगर ऐसे बैठा कर वर्कर से कटवाओगे तो होल क्या करेगा, गलत गड़बड़ सड़बड़ काटेगा कि नहीं काटेगा, तो जी टाइम भी सर। ज़्यादा लगेगा। तो सीएनसी मशीन तुरंत काटती है। 2 मिनट रुकना बाबू। सर सीएनसी मशीन चलाएं। आवाज सर का तबीयत ठीक नहीं है। नहीं पढ़ा। तो सर कुछ करने गए क्या? सर को खांसी हो गया है। वेट करो 2 मिनट, बोले ना। समझ में आया बाबू? तो यस सीएनसी यस मशीन, सर। हाँ, तो सीएनसी मशीन कोई भी डिस्टरबेंस बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रोग्राम से चलता है। तो उस केस में ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, ये लगा देते हैं, उसको आइसोलेट करके रखता है कि ट्रांसफार्मर सप्लाई का कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई इफेक्ट उस पर ना डाले। बात समझ में आया? बोलो अब दूसरा। यस सर। अब इस Yes, इक्वेशन sir. को मैं बोल देता हूँ ए, इसको इक्वेशन को बोलता हूँ ए। अब देखो, फ्रॉम एमएफ लॉ, कौन सा लॉ बाबू? एमएमएफ लॉ। एमएफ लॉ बोला था, याद है एमएफ लॉ? Not sir. कभी नहीं पढ़ाया था? कैसे बात करते हो? किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ाया था, किरचॉफ एमएफ लॉ नहीं पढ़ाया था? यस कैसे बात सर, कर, किरचॉफ पढ़ाया था। किरचॉफ करंट लॉ। हाँ हाँ, किरचॉफ एमएफ लॉ नहीं बताया था वहाँ? NO Yes, sir. माइनस N2I2 इक्वल टू, जैसे किरचॉफ वोल्टेज क्या बोलते हो, सारे वोल्टेज ड्रॉप का सम जीरो करते हो कि नहीं? यस Yes, sir. सर। Yes, sir. इसमें भी सारे एमएफ का अलजेब्रिक सम क्या करते हैं, जीरो करते हैं। तो यहाँ से N1I1 इक्वल टू आ जाएगा बाबू N2I2, क्या आ जाएगा बाबू, And right. क्या आएगा? N2I2। अब N2I2 का रिलेशन निकालो यहाँ से, तो चला करंट में देखो तो, N2I2 बैठाओ तो N2/I1 क्या हो वो, N2/N1, N2/N1 I1 by I2. I1 by I2. हाँ। अब देखो ये अब एक तुम लोग का जवाब आएगा, ये करने से एक क्वेश्चन का और जवाब खुलेगा। तो N2/N1 इक्वल टू क्या बोलेंगे बाबू, I1/I2। I1/I2। अब देखो इक्वेशन नंबर अभी ए लिखे हो, इक्वेशन इसको बी बोल देते हैं। तो इक्वेशन ए और बी को देखो, दोनों को देखो जरा, इसको मर्ज करो। देखो अब N2/N1 का जवाब हम क्या लिख सकते हैं, I1/I2 लिख सकते हैं। यस सर। तो यहाँ से इस जो इक्वेशन बनेगा, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन। क्या बोलते हैं बाबू? Transformer. देखो क्या मिला, देखो E2/E1 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू I1/I2 इक्वल टू V2/V1 इक्वल टू K। बोलेंगे हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब इस जी बाबू, अब देखिए, अब यहाँ से ये दोनों पार्ट को अलग ले सकते हैं ना, जब सब बराबर है तो इसको ले लेते हैं। देखो तो I1/I2 इक्वल टू क्या बोलेंगे बाबू,
क्या बोल रहे V2 by V1 V2 बटा V V2/2 आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो I1 V1 इक्वल टू V2 I2 कहीं लिखवाया था ये बात? ये जो पावर का फॉर्मूला है ना, हाँ, ये पावर का था। देखो क्वेश्चन पावर हुआ कि नहीं, जितना इनपुट Yes, दिया उतना ही आउटपुट गया कि नहीं। अगर देखो ध्यान से, अगर यहाँ वोल्टेज ज़्यादा रखोगे तो करंट कम जाएगा, और यहाँ Yes, अगर sir. यहाँ वोल्टेज कम होगा तो यहाँ करंट क्या रहेगा इसमें। यानी एक ज़्यादा। बात यहाँ से पावर चेंज क्लियर नहीं हुआ होता, कि जिस वाइंडिंग में वोल्टेज ज़्यादा होगा उस वाइंडिंग में करंट की वैल्यू क्या होगी, कम हो गया। कम होगा। ये बात समझ में आया नहीं आया? यस जी सर। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन तो करना नहीं चाहिए था, लेकिन अब है तो कर ही लेते हैं। इसके बाद आप कर लोगे। देखो क्वेश्चन पढ़ना है, क्या बोला। A single phase 50 A hertz रुक transformer. जा। ए सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर, फ्रीक्वेंसी कितना दिया बाबू? 50 है। 50 है 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज। एंड 180। 2 मिनट, 2 मिनट। हेलो, हाँ भैया। जी हेलो। यस सर यस हेलो। सर। यस हाँ, सर तब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया है। अब बोला है कि 80 टर्न ऑन द प्राइमरी साइड। कितना है बाबू? 80 टर्न N1 कितना एंड कितना दे 180 दिया? 80। आगे बोलो। 400 टन कहाँ दिया बाबू? एंड 2 सेकंड N2 सेकेंडरी एंड 2 400 टन हो गया। और आगे बताओ, आगे क्या दिया है? क्रॉस एरिया सेक्शनल दिया। एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कितना दिया बाबू? ए 200 200 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू? 10 पावर माइनस 4 से गुना 10 पावर माइनस। लिखेंगे। अब आगे बोला जी क्या? सर। अब इस क्वेश्चन को आगे पढ़िए। अब इफ क्या बोला? इफ द प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू 240 वोल्ट। कितना से कनेक्ट किया है? 240 वोल्ट सर। 240 तो क्या बोला? V1 हैज 50 इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। पहले पूछा है ना। यस सर जी और सर। दूसरा क्या पूछा E2 है बाबू? निकालना है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स फ्लक्स डेंसिटी। डेंसिटी इन द कोर। ये पूछा है ना। जी यस सर। सर चलिए बैक हो जाते हैं हम। जहाँ डेटा लिखा है वहाँ पे मैं भी लिख देता हूँ कि आपको प्राइमरी वाइंडिंग कितना का वोल्टेज दिया है? प्राइमरी वाइंडिंग में 240 वोल्ट। ये नहीं दिया है बाबू? यस सर चलो जी सर। तो आपका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो गया। ये पे लिख रहा हूँ, देखो हो गया। यस बोलो। हाँ सर। ये गिवन लिखा है यहाँ पे, देखो सब गिवन लिखा है। N1 80 टन दिया है, N2 400 टन दिया है, और ये दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है ना वाला। यस सर हाँ सर। तो 200 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 200 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। यस सर 2 मिनट बाबू। हाँ हाँ बाबू, यहाँ तक डेटा समझ में आया जो गिवन है? यस सर जी सर। अब आपको V1 दिया है तो E1 = V1 240 वोल्ट दे दिया ना। बोलो। तो देखो अभी पढ़ा था E1/E2 चाहे E2/E1 जो मर्जी हो, आपकी मर्जी हो। देखो अगर E1 है तो यहाँ N1 आएगा, और E2 है तो यहाँ N2 आएगा। तो E1/E2 = N1/N2। बोलो। तो E2 = कितना? E2 = कितना? E2 = बाबू 2.5 E1 × N2 अब by N1 N2 by N1। यस सर बोलो। तो E1 Yes, की sir. वैल्यू दिया है 240। कितना दिया है बाबू? 240 240 और N2 का वैल्यू दिया है 400, और N1 की वैल्यू दिया है 80। तो 8 5 40 400। तो कितना आ जाएगा बाबू? 1200 1200 1200 वोल्ट। आंसर आ गया।
पहला आंसर आ गया, आ गया। यस सर। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान सुनिए। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है बाबू, आपसे क्या बोला ये है? जी बाबू, डेंसिटी। जी बोलिए, क्या कुछ बोल रहे हैं? सर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। हाँ, अब देखिए दूसरा क्या बोला है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी किसे बोलते हैं बाबू? फ्लक्स बाय एरिया। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड को। बी को किसको बोलते हैं बाबू? बी को बी एम इसको क्या लिखोगे, फाई एम बाई ए लिखोगे, हाँ या ना? यस सर। यस तो सर। फाई एम इसको कितना बाबू? फाई एम इसको कितना, बी एम इंटू ए। BM into A. तो जो आपने ईएमएफ लिखा था इसी से निकल जाएगा। देखो ईएमएफ लिखा था, क्या लिखा था वो, 4.44 आप फ्रीक्वेंसी फाई एम इंटू N1, ये लिखा था ना? बोलो हाँ या ना? हाँ Yes, sir. सर। यस सर। फाई एम की जगह पे क्या लिख दोगे बाबू? 4.44 BMA बी एम इंटू ए आई इंटू बाबू N1। into N1. अब हमको सम मालूम है बीएम छोड़ के, तो बीएम इक्वल टू कितना, बीएम इक्वल टू कितना बाबू? N1 डिवाइडेड बाय 4.44। अब फ्रीक्वेंसी पता ही है, एरिया पता ही है, नंबर ऑफ टर्न पता ही है, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? बोलो हाँ या ना? यस यस सर। सर। हाँ सर। अब एक कैलकुलेशन आपसे हो जाएगा, बोलो। इसके Yes, sir. यूनिट क्या लिखोगे बाबू? वेबर पर टेस्ला। मीटर स्क्वायर। या टेस्ला मीटर स्क्वायर। या टेस्ला? बोले बात समझ में आया नहीं आया? बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ आगे। सर। आपको यही तो निकालना है, बीएम बीएम ही तो निकालना है ना बाबू? बोलो। यस सर। यस सर। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो निकाल सकते हैं, नहीं तो सोल्यूशन है इसमें। ओके, ये बात समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। आ गया, चलिए। अगर ये बात समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और आगे है, बनाइएगा। ये क्वेश्चन है आपके पास, आपसे बन जाएगा, बनाइएगा। यही सेम टू सेम क्वेश्चन है, नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है बनाओगे तो अपने लिए बनाओगे, नहीं बनाओगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। ओके। अब देखिए, ओके सर। अब ये दूसरा क्वेश्चन है। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन, क्या देखते हैं बाबू? Construction. ध्यान सुनिएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। देखिए जो ये कंस्ट्रक्शन डिटेल है ट्रांसफार्मर का, देखिए अब इस कंस्ट्रक्शन डिटेल को ध्यान से देखिए। अब आपको याद है दो ही ट्रांसफार्मर मेन पार्ट हमने बताया था, हालांकि होता तो बहुत सारा पार्ट है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का पार्ट मेन दो ही है। एक है आपका मैग्नेटिक कोर, जो मैंने ये बनाया था, याद है? यस सर। और दूसरा इस कोर पर लपटा हुआ वाइंडिंग। इसके अलावा इस ट्रांसफार्मर का कोई मेन पार्ट नहीं होता है। ट्रांसफार्मर का यही दो मेन पार्ट है, एक मैग्नेटिक कोर और दूसरा क्या बाबू? वाइंडिंग। वाइंडिंग। ये ट्रांसफार्मर का मेन कंस्ट्रक्शनल पार्ट है, बाकी तो सब भैया सब्सिडरी इक्विपमेंट है। अब आपको कल ही बताया था मैं, मतलब पिछले क्लास में, कि ये जो कोर है मैग्नेटिक कोर, ये कौन सा मटेरियल का बनना चाहिए बाबू? Soft iron. सॉफ्ट आयरन के। सॉफ्ट आयरन लिखवाया था Magnetic No. material. तुम लोग ना मारो। क्या वो? सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील। क्यों? ये बनना चाहिए हाई परमेबिलिटी मटेरियल का। कौन सा मटेरियल का बाबू? High permeability. और इस हाई परमेबिलिटी का मटेरियल जो होता है सिलिकॉन स्टील। कौन सा स्टील बाबू? Silicon steel. और सिलिकॉन स्टील में जिस मटेरियल का नाम है बाबू CRGO। क्या बाबू? CRC। कार्गो। CRGO का मतलब होता है CRGO, ये होता है नहीं CRGO कोर। एक मिनट, CRGO तो होता है, इसका फुल फॉर्म दिमाग से उतर रहा है मेरा। अच्छा अभी आ जाएगा। अब CRGO बस इतना याद है कि CRGO क्या मतलब है। CRGO का बाबू इसका मतलब ही बताते हैं, इसका मतलब ही बता। CRGO ही था ना, एक मिनट ये देख लो CRGO, ठीक है। हाँ देखिए, इसका जो फुल फॉर्म होता है बाबू, ये मटेरियल है। क्या है बाबू? Material.
म्यूट कर लो, ये जो भी है नॉइज फैला रहा है म्यूट करो। तो CRGO का फुल फॉर्म होता है बाबू कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ये इसका फुल फॉर्म है बाबू। ऐसा इस मटेरियल को इस विधि अडॉप्ट करने से फायदा ये होता है कि इसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, और जिस पाथ की प्रोबेबिलिटी हाई होगी उसका रिलेक्टेंस क्या होगा बाबू? कम होगा सर। लो होगा, Yes, sir. रिलेक्टेंस कम होगा तो उस पाथ से फ्लक्स क्या होगा? ज्यादा ज्यादा होगा। और हमको ये तो चाहिए, क्योंकि आपने देखा था ना EMF इक्वेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। यस सर, तो जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतना ज्यादा EMF इक्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलिए। यस तो सर। देखिए, इस ट्रांसफार्मर का जो मेन कंपोनेंट होता है वो दो होता है, एक मैग्नेटिक कोर, कहीं कहीं कोर भी बोलता है, और दूसरा बाबू वाइंडिंग। वाइंडिंग क्या बाबू? वाइंडिंग। अब सबसे पहले मैग्नेटिक कोर पे चलते हैं। किस पे? मैग्नेटिक कोर। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग को समझ में आया कि मैग्नेटिक कोर जिस मटेरियल का बनेगा उस मटेरियल का प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए बाबू? हाई हाई होना हाई चाहिए। ज्यादा। दूसरा पाथ हमने देखा कि मैग्नेटिक कोर जो चाहिए था हमें, ये फ्लक्स के लिए पाथ प्रोवाइड किया कि नहीं? द मेन फंक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कोर इज टू प्रोवाइड द फ्लक्स पाथ फॉर द फ्लक्स, एंड इट शुड बी मेड ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी मटेरियल। यस नो? अब जब इसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी तो रिलक्टेंस क्या होगा? कम होगा। लो होगा, और रिलक्टेंस कम होगा तो फ्लक्स क्या लिंक करेगा? ज्यादा। ज्यादा। तो देखिए, अब इसका जितने भी थ्योरी देखो, अब ये कोर कैसा बना होता है? अब ये भैया एक लोहा का पतला पतला लोहा का पार्ट नहीं बनाते। अब ये कैसे होता है मैं आपको गूगल इमेज दिखाता हूँ, थोड़ा ये जरूरत नहीं है। ये कैसे होता है थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे इसका गूगल इमेज दिखा रहा हूँ बाबू, देखना ध्यान से। लिमिटेड होता है। हाँ मैं बताता हूँ, आप लोग बचपन में खेले भी हैं, अभी मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ, बहुत बच्चा खेला होगा। कोर ऑफ ट्रांसफार्मर मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ इस पर क्या मीनिंग क्या है इसका। तो ये जो देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये जो बना हुआ है पार्ट, ये जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको? देखो तो ये वाला, Yes, sir. यस पतला सर, पतला, ये बना हुआ रहता यस है। सर, खेला करते थे। पतला पतला, हाँ। तो ये पतले पतले लोहे का बनाया जाता है। किसका बाबू? पतले लोहे पतले। का। हाँ हाँ, इस शेप का होता है सर। आयरन का ही बना होता है, पतला पतला आयरन का। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाबू, अब इसको बोलते हैं लेमिनेटेड कोर। क्या बोलते हैं? लेमिनेटेड Laminated अब ध्यान सुनना, अब लेमिनेटेड वर्ड आया। आप कई लेमिनेटेड वर्ड आप यूज किए हो? यस हाँ सर, लेमिनेशन करवाने में। गुड। आपने अपने सर्टिफिकेट का लेमिनेशन करवाया है, यस उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़वाया है ना? क्यों? क्योंकि कहीं अगर पानी उनी में गिर जाए तो खराब ना हो, या बहुत दिन से रखे रखे उसमें कीड़ा उसको खराब ना करे, इसलिए ना। यस तो सर, इस एक एक प्लेट को भी ऐसा ही क्या करते हैं, लेमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर लेमिनेशन प्लास्टिक से नहीं होता है, यहाँ पर लेमिनेशन होता है रेड ऑक्साइड प्राइमर। किससे मारते हैं बाबू? रेड ऑक्साइड रेड ऑक्साइड। प्राइमर। अब बहुत लोग अपने घर में अपने जंगले लोहे का जंगले के लिए प्राइमर, जी वही प्राइमर है जो लोहा प्राइमर बोल के आप खरीदते हो। यस सर। तो वही प्राइमर, एक पेंट का लेयर चढ़ा देते हो ना जंगले के लोहा वाला पे कि भैया जंग ना लगे। यस सर, तो ऐसे ये पेंट चढ़ाने से फायदा क्या होता है सर? तो इसके वजह से एडी करंट लॉस कम होता है। क्या होता है बाबू? एडी करंट लॉस कम। याद करंट रखिएगा। कम लॉस। तो ये पहला। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि जब लेमिनेटेड कोर आर यूज फॉर अ ट्रांसफार्मर टू रिड्यूस, तो उसमें देगा एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, बोथ, नॉन ऑफ दीज। तो क्या बोलेंगे बाबू? एडी करंट लॉस। ये एकदम गांठ बांध लीजिएगा। अब ये लिखवाया हुआ कि नहीं लिखवाया हुआ? देखिए, यही पतला पतला मैंने इसको काटा है, दैट इज कहा लेमिनेटेड कोर। कितना बोल रहा वो? लेमिनेटेड कोर। अब ये जो सिलिकॉन स्टील बना होता है, इसमें सिलिकॉन की मात्रा होता है 3 to 5%। कितना वो? ये जो CRGO है उसमें सिलिकॉन की मात्रा कितना होता है? 3 से 5%। 3 to 5। सिलिकॉन स्टील में सिलिकॉन 1 से 3.2%। देखो, और जो ये प्लेट पतला पतला प्लेट बना है उसका थिकनेस जानते हो कितना का होता है? 0.35 mm का। कितना का बाबू? तुम अपना भैया का ले लो ना। कितना का बाबू? 0.35 mm। ये बात समझ में आया नहीं आया? तो सबसे Yes, sir. देखो, ये जो लाइन पढ़ते हैं अब समझ जाओगे आप, जितना समझाया सब लाइन में है। देखिए, सबसे पहले बोला कि इट प्रोवाइड ए क्लोज पाथ
फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स, बोलो हाँ या ना? Yes. इट प्रोवाइड ए क्लोज पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, हाँ या ना? Yes, बोलिए sir. वाला। इट Yes, sir. प्रोवाइड ए क्लोज पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, ये बात समझ में आया? बिटवीन द टू वाइंडिंग, कौन सा वाइंडिंग बेटा? टू वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, यस या नो? ये दोनों वाइंडिंग को फ्लक्स के लिए पाथ प्रोवाइड करता है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes. अच्छा, ये जिस मटेरियल का बना होगा उसका परमेबिलिटी क्या होगा बाबू? हाई या लो? High. High High. होगा. The core is made of high permeability material, high permeability ferromagnetic material, which have low reluctance. ये बात समझ में आया? ये नहीं आया? तो याद है? Yes, sir. यस सर आ गया। Reluctance is equal to क्या पढ़ाया था? MMS. L upon mu। mm by 5. तो म्यू का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा रिलक्टेंस क्या होगी? Yes, sir. Nice. कम. उतना कम रहेगी। और जितना रिलक्टेंस कम रहेगी उसका फ्लक्स क्या होगा? ज्यादा. उतना ज्यादा पास करेगा। ये बात समझ में आया? अब देखो, Yes. अब देयर आर टू टाइप ऑफ फेरो मटेरियल, एक सिलिकॉन स्टील और एक CRGO। बट बेसिकली हम हमेशा ट्रांसफार्मर के लिए कौन प्रीफर करते हैं बाबू? CRGO. Yeah. हाँ, बाकी अदर इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए हम लोग प्रीफर कर देते हैं ये सिलिकॉन स्टील। देखो लिखा भी होगा यहाँ पे कि बेसिकली हम लोग जो इसके लिए प्रीफर करते हैं तो CRGO इज प्रीफर ओवर सिलिकॉन स्टील ड्यू टू हाई परमेबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, हिस्टेरेसिस लॉस इज। देखिए अब दूसरा बेनिफिट क्या होता है? एक तो आपने देखा कि लैमिनेटेड कोर यूज करने से कौन सा लॉस कम हुआ बाबू? एडी करंट लॉस. करंट लॉ। और दूसरा जब हाई परमेबिलिटी मटेरियल यूज करेंगे तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंक होगा, तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंक करने से जो हिस्टेरेसिस लॉस होगा वो कम होगा। कौन सा लॉस कम होगा बाबू? हिस्टेरेसिस लॉस. हाई परमेबिलिटी मटेरियल यूज करने से कौन सा लॉस कम होगा? हिस्टेरेसिस हिस्टेरेसिस लॉस. लॉस। यही बात यहाँ लिखा है। ये बात समझ में आया? इसको ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए याद रखिएगा। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को तो पूरा डिटेल से पढ़ाते हैं हम पूरे सेमेस्टर में, लेकिन आप ये दो पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट देखिए, अब यहाँ से कौन कौन पॉइंट निकला? पहला पॉइंट निकला कि मैग्नेटिक कोर जिस मटेरियल का बना होगा उसका परमेबिलिटी हाई होगा। क्या होगा बाबू? हाई परमेबिलिटी होगा। रिलक्टेंस लो होंगे। तीसरा बात है कि कौन मटेरियल का बना होगा? CRGO का, जिसकी परमेबिलिटी हाई होने की वजह से हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगी? कम होगी। तीसरा बात कि लैमिनेटेड कोर हम बनाते हैं क्यों? एडी करंट लॉस कम करने के लिए। ये बात समझ में आया या नहीं समझ में आया? Yes, sir. अब देखिए, अगर ये बात समझ में जी, अब इस बात को समझ में आया तो देखिए यहाँ से, अब आप यहाँ देखो तो लैमिनेटेड कोर ये जो लिखा है ना पूरा डॉट में, देखो ये लिखा है लैमिनेटेड कोर यूज टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस। कौन सा लॉस कम करते हैं बाबू? एडी Eddy करंट current. लॉस. हाँ, देखिए सिलिकॉन स्टील को हम इलेक्ट्रिकल स्टील भी बोलते हैं। कौन सा स्टील बोलते हैं बाबू? Electrical. Electrical steel, which is an iron alloy which may have from 0 to कितना वो 0 to 0 मत बोलो, 0.2 लिखा है बाबू। क्या लिखा है बाबू? 0.2 to 3.2% सिलिकॉन होता है इसमें। कितना वो? 0.2 to 3.2% आयरन में सिलिकॉन मिला के बनाया जाता है। ये बात समझ में आया नहीं आया? अब आपको Yes, ये जी, अब आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रिकल के बच्चों को हम पढ़ाते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन स्टील क्या होता है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, इसलिए काट दिया हूँ मैं। जब आप में भी आए तो अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा आप लोग। ओके, ठीक है ना? समझ में आया? Yes. अब देखिए, यस सर। अब तीसरा चीज, एडी करंट लॉस तो आपने कम कर दिया। अब इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा यूज करोगे? देखिए अब आपने लैमिनेशन के लिए जो इंसुलेशन मटेरियल यूज करते हैं कौन यूज करते हैं, तो उसका कुछ नाम लिखा है। देखो उसका नाम मैंने लिखा है रेड ऑक्साइड प्राइमर। क्या लिखा है बाबू? रेड ऑक्साइड। अब ये रेड ऑक्साइड प्राइमर आप जो मार्केट में खरीद सकते हो, लोहा वाला प्राइमर बोलते हैं। इनऑर्गेनिक पेंट इसको बोलते हैं, पूरा इनऑर्गेनिक पेंट। चाइना क्ले, थीन इम्प्रेग्नेंट पेपर, ये पेपर आता है माइका शीट का पतला पतला, इसको भी आप वहाँ लगा सकते हो। ETC आर यूज एज अ कोर इंसुलेटिंग मटेरियल बट वी जनरली यूज रेड ऑक्साइड क्योंकि इसका टेम्परेचर विथस्टैंड कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू? रेड ऑक्साइड प्राइमर। ये बात समझ में आया या नहीं आया? Yes. यस सर. अब देखिए नेक्स्ट अपना होता है बाबू वाइंडिंग। क्या बाबू? वाइंडिंग। वाइंडिंग. अब आपने देखा है दो वाइंडिंग हम बनाते हो, प्राइमरी और सेकेंडरी बनाते हो ना। अब Yes. अब वाइंडिंग जब भी बनेगा कौन से मटेरियल का बनेगा?
कॉपर कॉपर, गुड। तो वाइंडिंग मटेरियल ऑफ द वाइंडिंग मटेरियल क्या होता है बाबू? कॉपर होता है, पहला बात। दूसरा बात, ये वाइंडिंग दोनों एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं, नॉट कनेक्टेड होते हैं, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होते ना बाबू। नो सर। नो सर। यस सर। पढ़ लीजिए पहला। हाँ हाँ, सब आप पढ़े हो, खाली बस याद है। देखिए पहला बात क्या लिखा है, देयर आर टू वाइंडिंग इन ट्रांसफार्मर विच इनपुट इज गिवन टू द प्राइमरी वाइंडिंग एंड अदर वाइंडिंग इज नोन एज सेकेंडरी वाइंडिंग टू विच लोड इज कनेक्टेड। बोथ वाइंडिंग आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बट मैग्नेटिकली क्या होता है बाबू? कपल। मैग्नेटिक कपल। ये बात समझ में आया? अब कौन मटेरियल इसके लिए यूज करते हो बाबू? कौन मटेरियल? कॉपर वायर। कौन सा मटेरियल यूज करते हो बाबू? कॉपर वायर। कॉपर वाइंडिंग के लिए। हाँ, तो कॉपर वायर इज यूज फॉर वाइंडिंग मटेरियल। ये बात समझ में आई है नहीं आई? यस सर, आगे। अब देखिए, अब ऑन द बेसिस ऑफ कोर, अब कोर के कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे ट्रांसफार्मर दो प्रकार का। कितने प्रकार का बाबू? दो। सबसे पहला होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कौन सा टाइप? कोर टाइप ट्रांसफार्मर। और दूसरा होता है बाबू सेल टाइप। कौन सा? सेल टाइप। बचपन में हम लोग यही लगे खेले हैं ज्यादा, सेल टाइप। अब आपने बचपन में देखा होगा, जितने इलेक्ट्रिशियन की दुकान में जाइएगा तो देखा खोल के भेगा रहता है जिसमें ई शेप का लोहा रहता है। इस शेप का लोहा रहता था, यस सर। और एक आई शेप का लोहा रहता है। हम लोग लेके आते थे ई और आई। यस सर, नाम लिखते। हाँ, इससे हम लोग नाम लिखते थे। ये दोनों कनेक्ट कर दोगे तो ये बनता है, तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो ऑन द बेसिस ऑफ कोर कंस्ट्रक्शन ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का? दो प्रकार का। दो। कौन टाइप? एक आपका कोर टाइप और दूसरा आपका सेल टाइप। सेल टाइप। और ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज लेवल ट्रांसफार्मर ऑल्सो दो प्रकार का। कौन कौन? स्टेप अप और स्टेप डाउन। हाँ या ना? आइसोलेशन। जी बाबू सर तो ये बात जी बोलिए। सर एक और रहता है ना जिसमें वोल्टेज बढ़ाता नहीं है, वही सेम रखता है। आइसोलेटिंग, वो सब एप्लीकेशन है, मेनली दो ही, वो सब एप्लीकेशन। ओके, मेनली दो ही ओके बाबू। सर। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके सर। मिलेंगे आपसे सर। नेक्स्ट क्लास। जी, इतना समझ में आया? ही बताओ पहले। आ गया थैंक सर। यू सर। यस सर, आ गया सर। पक्का ना? थैंक यू सर। सर नोट्स भेज दीजिएगा। नोट्स भेजा हुआ है गूगल क्लास में।